साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, ये है हिंदी की क्लास जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पर्यायवाची, मुहावरे, अनेक अर्थी शब्द, वर्तनी और वाक्यांश, जो कि बहुत मोस्ट है। और ये सब वो हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं या जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बिना देर किए अपनी क्लास की तरफ। जो यूपी पुलिस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बच्चे हों और या एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे हों, ये खास तरीके से उन सबके लिए है। शब्द बहुत अच्छे होते हैं और एग्जाम में बहुत काम आते हैं बेटा। ये कह रहे हैं कि आटे दाल का डॉट डॉट मालूम होना, इस मुहावरे को पूरा करें। सबने भी सुना होगा आटे दाल का मालूम होना। तो आटे दाल या दाल आटे का मालूम होना क्या भाव? आटे दाल का भाव मालूम होना, या आटे दाल का रुपया मालूम होना, आटे दाल का पैसा मालूम होना, आटे दाल का रंग मालूम होना। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा बेटा? इसमें सही आंसर आएगा आटे दाल का भाव मालूम होना। ठीक है, या दाल आटे का भाव मालूम होना। ठीक है, तो देखो मैं 5 मुहावरे आपके लिए लिखूंगा, बहुत मोस्ट है ये। एक तो यही है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, मालूम होना। ठीक है, एक दूसरा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है ये भी। हाँ बेटा, दूसरा है सांच को आँच नहीं। दूसरा है बेटा क्या? सांच को आँच नहीं। हाँ, जो सांच है, सांच को आँच नहीं। ठीक है, तीसरा लिखेंगे बेटा। हाँ, तीसरा है, बहुत अच्छा मुहावरा है, पढ़े फारसी बेचे तेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, बेचे तेल, यह देखो, यह देखो कुदरत का खेल, कुदरत का खेल। एक है बेटा, चौथा है। हाँ, चौथा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सबने सुना होगा, तो खाली भरने के लिए आ जाएगा खोदा पहाड़ निकली डॉट डॉट क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, निकली चूहिया। और बेटा एक होता है अपने पास में, हाँ, उसे कहते हैं हम, देखिए, आँख का अंधा गांठ का पूरा, है ना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, गांठ का पूरा। अब ये 5 लिखे, देखो अब इनका हमें अर्थ लिखना है, 5 का क्या होगा। ऐसे तो आते हैं पेपर में। ठीक है, देखो ये ब्लैंक छोड़ देंगे। खोदा पहाड़ निकली डॉट डॉट, भेड़, बकरी, चूहिया, गीदड़, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो बेटा, पहले इसको देखते हैं। आँख का अंधा, अगर आंखें नहीं है किसी की, गांठ का पूरा, गांठ है उसके पास में। देखिए गांठ का मतलब क्या होता था, मैं आपको बताऊं। पुराने ज़माने में लोग जो होते थे, जेब वेब तो नहीं होती थी लोगों के, लेकिन जो कपड़े पहनते थे उसमें गांठ में पैसे बांध लेते थे। तो गांठ का मतलब होता धन। धन तो है, आंखें नहीं है। आंखें ना होने का मतलब है मूर्ख। मूर्ख है लेकिन पैसा है। ठीक है, तो इसका मतलब ही हो गया आँख का अंधा मतलब मूर्ख, गांठ का पूरा मतलब धनी। तो मूर्ख लेकिन धनी। आदमी मूर्ख है लेकिन क्या है? लेकिन धनी है। क्या है बेटा? धनी। मूर्ख लेकिन धनी। समझ में आ गया? अगला देखो, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना बड़ा पहाड़ खोद दिया, पूरा खोद लिया, बाद में देखा तो एक चूहिया निकली छोटी सी। अबे चूहा निकलता तो लगता कि हाँ कुछ हो रहा है, कोई बड़ा जानवर निकलता, ये बड़ा खजाना हाथ लगता।
इतना बड़ा पहाड़ खोदने पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसका मतलब पहाड़ को खोदने में मेहनत आपने ज़्यादा करी है और उसके रिजल्ट के तौर पर क्या मिला आपको, बहुत छोटी चीज़। तो परिश्रम अधिक है ना, फल कम है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा अधिक मेहनत, मेहनत ज़्यादा करी आपने, अधिक मेहनत व लाभ कम, लाभ कम। अधिक मेहनत करी है तो लाभ भी ज़्यादा होना चाहिए था, अधिक मेहनत लाभ कम, है ना। वो सुना होगा आपने, कभी कभी लोग जो होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, हाँ कुछ लोग जो होते हैं वो कोई काम करते हैं, भाग दौड़ काफ़ी रहती है, खूब मेहनत करते हैं, पूरा दिन इधर से उधर भागे रहे काम में और कुछ मिलेगा मिलेगा, पैसे मिलेंगे। बाद में पता चला 10-10 रुपये बंटवारे में आए, है ना। तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, ठीक है, बात हो जाती है ना। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। फारसी पढ़ने के बाद में तेल बेचना पढ़ लिया है तो कह रहे हैं ये कुदरत का खेल है। एक्चुअल में क्या होता है देखिए, भाग्य बस कुदरत का खेल, ईश्वर जो चाहता वही होता है ना। हाँ, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। तो होता क्या है कि आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन क्या है कि मजबूरी बस आप अपनी योग्यता के आधार पर काम नहीं करते हैं, योग्यता से निम्न काम करना पड़ता है आपको। वो आपकी भाग्य की वजह है, वो ईश्वरीय गुण की वजह से ऐसा है। वो रेयर केस ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने अच्छी पढ़ाई करी है तो ऐसा भी नहीं है कि वो योग्यता के आधार पर काम ना करे, योग्यता के आधार पर काम उसको मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुदरत किसी से उसके हक को छीनती है, ठीक है। लेकिन फिर भी रेयर केस ऐसे हो जाते हैं जिसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी मजबूरी में आकर कोई छोटा उसे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बेटा, देखिए इसका मतलब ये होता है कि मजबूरी में, है ना, यह भाग्यवश, भाग्यवश, हाँ, योग्यता से निम्न काम करना, निम्न काम करना। निम्न काम करने का मतलब यह है कि भाग्यवश ऐसा हुआ है, जैसी योग्यता है उससे कम लेवल का हमें काम मिला है, ठीक है, वो भाग्यवश ऐसा होता है। साँच को आँच नहीं, साँच कहते हैं सच को, आँच कहते हैं डर, है ना। तो सच को डर की आवश्यकता नहीं होती, सच को डर की आवश्यकता नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, सच जो होता है ना बेटा, सच होता है। सच क्या है, सच है, सच 100% होता है। अगर सच में आपने एक बात भी बढ़ा के बोल दी तो वो झूठ है, और सच में से आपने एक बात भी कम कर दी तो भी झूठ है। सच सच होता है, सच सच होता है। इसका मतलब सच में, सच की बढ़ाई करोगे तो झूठ हो जाएगी, सच में से कमी कर दोगे उस चीज़ में तो भी झूठ हो जाएगा। इसलिए सच सच होता है और सच को आँच नहीं होती, सच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं होती, सच को डर की आवश्यकता नहीं है ना। सच को ये सच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात है। हाँ, कहते हैं आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना। एक मुहावरा और आता हमारे यहाँ कि देखिए, जब ऊँट पहाड़ के नीचे को निकलता है तो उसे अपनी औकात नज़र आती है ना। हाँ, इसी प्रकार से बोला जाता है कि जो कष्ट है, अगर जब कष्टों में पड़ते हैं हम तो हम दाल आटे का पता चल जाता है। इसका मतलब यह है कि देखिए, जिस आदमी ने कष्ट ही नहीं उठाए जीवन में, उसे क्या पता चल रहा है दाल आटे का भाव क्या चल रहा। जो आदमी कमाता है, कमा कर लाता है, उसे पता मार्केट में आटा किस रेट है और दाल किस रेट है, क्योंकि वो कष्ट उठा रहा है। हमारे पिता हैं, आपके फादर हैं, कितना संघर्ष करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो, है ना, हमारे लिए खर्च करते हैं, हमें पैसा देते हैं पढ़ने के लिए। तो अब सवाल ये निकलता है ना कि हमें क्या पता चल रहा है कि वो पैसे कैसे आते हैं, वो दाल रोटी कैसे जुटाई जाती है, ठीक है। लेकिन जब कहते ना कि हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर जाएंगे तो अब हमें दाल आटे का भाव मालूम पता चल जाएगा, क्योंकि कमा के लाना पड़ेगा और फिर हमें खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है बेटा, देखिए, कष्ट का अनुभव होना। दाल आटे का भाव मालूम होने का मतलब कष्ट का अनुभव होना, है ना, कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना।
कष्ट के अनुभव होने का मतलब ये है कि जब पैसा कमाया जाता है तो पता चलता है कि उसको कमाने में कितना कष्ट होता है ना। हाँ, तो दाल आटे का भाव मालूम होने का मतलब ये है कष्ट को महसूस करना। चलिए अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, इस वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? बातें सीखना है, अभी बहुत मुझे। तो मैं आपको बात बता दूं, एरर क्या है इसमें। एरर जो आई है बेटा वो आई है ये वाली, सीखना है। एक्चुअल में क्या है, मुझे अभी बहुत बातें, अच्छा बात स्त्रीलिंग है, बात स्त्रीलिंग है बेटा, या बातें स्त्रीलिंग है तो ये क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए थी, क्रिया भी स्त्रीलिंग में होती। तो मुझे अभी बहुत बातें सीखनी हैं। क्रिया चूंकि बहुवचन भी है, स्त्रीलिंग के साथ साथ ये बहुवचन भी है, ठीक है। इस वजह से सीखनी स्त्रीलिंग के साथ साथ कैसी होगी बेटा, बहुवचन में आएगी। तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया, ठीक है। तो अब ठीक हो जाएगा ये। तो इस वाले भाग में इसमें क्या थी, एरर थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। अच्छा सॉरी, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। मात्रा क्या मतलब, रचयिता लेखक को कहते हैं, क्या वो कुंटलों में है? मात्रा क्या है इसका मतलब, मात्रा थोड़ी आती है। वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प सुनकर हाँ प्रतिस्थापित करें। सही वाला बताइए, बताओ। तो पहली बात देखिए, पहली बात देखो, जो रचयिता होते हैं बेटा, जो रचयिता हैं उनके लिए मात्रा शब्द गलत है, ठीक है, संख्या आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि व्याप्त है, व्याप्त होते हैं रचयिता, बोलो। तो अब क्या आना चाहिए, देखो अधिक मात्रा में विद्यमान है, तो मात्रा तो गलत है। अधिक संख्या में व्याप्त है, व्याप्त गलत है। अधिक संख्या में विद्वान है, विद्यमान है, विद्यमान उपस्थित है, तो सही है ये। अधिक बहुत मात्रा में, मात्रा तो आना ही नहीं है। तो इसका मतलब जो सही वाला वो क्या है, अधिक संख्या में विद्यमान है। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक संख्या में विद्यमान है। विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित हैं। ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में, गलत हो जाएगा, अधिक संख्या में विद्यमान है, ठीक है। चलिए बेटा चौथा क्वेश्चन देखो, ये ग्रामर के सवाल चल रहे हैं सब, ये एरर वाले जो भी हैं। देखो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता। देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं अनुबंध क्रिया विशेषण में क्या क्या आता है। देखो अनुबंध क्रिया विशेषण में क्या आता, अब आगे पहचान रखना आप। अनुबंध क्रिया विशेषण में आता भर, अनुबंध क्रिया विशेषण में आता है तो, अनुबंध क्रिया विशेषण में आता है बेटा हाँ पर, अनुबंध क्रिया विशेषण में आता है हाँ एक शब्द और होता है तक। ये सब पहचान जो वो अनुबंध क्रिया विशेषण की होती है। इसमें हाँ किसी बात की निश्चितता पर जोर दिया जाता है। अब देखो मैंने उसे देखा भर था, ठीक है। कल वह गाया, कल वह गया ही नहीं। सीता गा तो सकती है, तो यह कार्य तो किसी ने कर दिया, यह कार्य तो किसी ने कर दिया। तो देखो तो, पर, तक, भर ऐसी चीज़ें कहाँ होंगी, अनुबंध क्रिया विशेषण में। इसमें ही आया है तो कौन सा अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। बाकी जब मैं ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा, ग्रामर में बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इसकी डिटेल क्या है। फिलहाल शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पर, तक, तो, भर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अनुबंध क्रिया विशेषण में होता है। याद रख लेना, ये ग्रामर का अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो जी इसमें क्रिया विशेषण बता रहे हैं, और बेटा क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषताएं बताएं, क्रिया की विशेषताएं बताएं। अब बताओ
सोहन रोता है, सोहन सोता है। अब इसमें कोई क्रिया विशेषण आ रहा है? सोने से पहले कुछ आ रहा है? नहीं आ रही है ना, इसका मतलब ये क्रिया विशेषण इसमें है ही नहीं। मोहन हंसता है, हंसने से पहले कोई शब्द इनके बीच में नहीं है, इसका मतलब ये क्रिया विशेषण नहीं है। बच्चा रोता है, रोने से पहले कुछ आ रहा है? नहीं है, ये क्रिया विशेषण नहीं है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ने से पहले तेज आ रहा है, इसका मतलब ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। अच्छा, मैं कहता बच्चा बहुत रोता है, क्रिया विशेषण है। मोहन तेज हंसता है या जोर से हंसता है, क्रिया विशेषण है। सोहन हाँ कम सोता है, ये क्रिया विशेषण हो जाता। तो फिलहाल इन 3 वाक्यों में क्रिया विशेषण नहीं है, चौथे वाले में ए पार्ट में क्रिया विशेषण है। ठीक है, ए पार्ट में। अगला सवाल देखो क्या लिखा गया है। हाँ, अगले सवाल में कह रहे थे बेटा, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ है। अब देखो फिर मुहावरे आ गए, मैंने 5 अभी कराए थे, 5 और आ गए, कोई बात नहीं है। दांतों तले उंगली दबाना, बहुत भूख लगना, हाँ घीस काढ़ना, उंगली में दर्द होना, चकित होना। दांतों तले लोग उंगली दबाते हैं, अचंबा करते हैं, अचंबा करते, अरे ऐसा हो गया। ठीक है, तो अचंबा करना भी उसको कहते हैं। ठीक है, चकित होना है, अचंबा करना। तो 5 लिखते हैं मुहावरे। पहला मुहावरा देखो यही है, दांतों तले, दांतों तले उंगली दबाना। ये जितने भी बेटा मैं मुहावरे लिखवाता हूँ, ये सब आपके लिए काम के होते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे ही। हाँ, दूसरा है आम खाने या पेड़ गिनने। आम खाने या पेड़ गिनने, है ना। तीसरा देखो, एक लिखा गया तीसरा, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लत्ता, हाँ पान खाए अलबत्ता। चौथा देखें बेटा, चौथे में लिखा हुआ है खग जाने खग की भाषा। बहुत अच्छा, ये भी पेपर में बहुत आता। और 5वां है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। आम कहाँ से होए, ये लोकोक्ति है, ये बेटा लोकोक्ति है। अभी देखो मैंने 5 लिख दिए हैं, इन 5 को बनाना हमें। एक बात बताओ, आपने सुना होगा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भाई अगर आपने बबूल बोया है, बबूल मतलब कीकर, तो क्या कीकर के पेड़ पे आम आ जाएंगे? जो बोओगे वैसे ही उसके ऊपर आएगा। आम बोओगे आम आएंगे, बबूल बोओगे बबूल उतरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मैं आपको बात बता दूं कि ईश्वर जो है, जो सृष्टि है, वो कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करता। एक कंप्यूटर की भांति हमारी जो सृष्टि है, हमारी जो प्रकृति है वो काम करती है। वो आपके इनपुट के हिसाब से ही आउटपुट देती है। आप जैसा इनपुट दोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपने अच्छा इनपुट दिया है कंप्यूटर की तरह, तो आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। अगर आप बबूल पर इनपुट करते हैं तो आम का आउटपुट नहीं आएगा, बबूल का ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ। तो बुरे काम का, तो बबूल बो रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो बुरे काम का हाँ फल अच्छा नहीं होता। भाई मैं ये कहूँ बबूल बो रहा हूँ तो बुरा कर रहा हूँ ना मैं, तो बुरे काम का फल
अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। देखो, बुरा कर्म जो है, जो बुरा काम है बेटा, वो कुछ समय के लिए आपको लगता है कि इंसानों को लगता है, औरों को लगता होगा कि अच्छा है, अरे अच्छा है। जैसे कोई आदमी है बेचारा कमज़ोर है, आप उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपको लगता है कि आप शहंशाह हैं, आप सृष्टि के मालिक हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। समय की यहाँ बख्शीश नहीं है। समय चीज़ों को घुमा के वहीं ला के खड़ा कर देता है ना। इसलिए कहा जाता है कि देखिए, बुरा कभी ना करें, बबूल किसी के साथ में ना बोएं। ठीक है, तभी कहते हैं कि बुरा किसी का सगा नहीं है, ना माने तो कर देखो, जिन शख्सों ने बुरा करा है उनके घर उजड़ देखो, आज नहीं तो कल वो वीरान हो जाते हैं, वो उजड़ जाते हैं। तो बुरा ना करें, ठीक है, क्योंकि बुरे काम का फल कभी भी अच्छा नहीं होता, बुरे काम के नतीजे हमेशा अच्छे गलत ही होते हैं। देखो, कह रहे हैं कि खग जाने खग की भाषा, खग कहते हैं पक्षी, पक्षी ही पक्षी की भाषा को समझता है। खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा। तुमने देखा होगा कि एक चिड़िया दाने लेकर आती मुंह में, और उसके बच्चे घोंसले से गर्दन निकाल के ची 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 करते हैं। वो क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता। चिड़िया भी ची ची करती है, चिड़िया क्या कह रही है हमें नहीं पता, लेकिन दोनों पक्षी एक दूसरे की बातों को समझते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो समान प्रवृत्ति के लोग होते हैं, समान प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो एक दूसरे को सराहते हैं। चोर को चोर नजर आते हैं। दुनिया में याद रखें कि जो वीर होता है वो वीरों का सम्मान करता है, वीरों को सराहता है, वीर वीरों का सम्मान करता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि समान प्रवृत्ति के लोग, समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं। समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता, अलबत्ता या कलकत्ता, है ना। आपने सुना होगा, हिंदी की एक लोकोक्ति है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। है, तन पर कपड़े नहीं है, वो सेक ही बखार रहे हैं, है ना। देखा होगा तुमने, आज के दौर में तमाम चीज़ें ऐसी देखने की मिलती हैं कि फैशन दुनिया भर का दिखाते हैं लोग, और समस्याएं से जूझ रहे होते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार रखिए, जीवन को अपना सरल बना कर रखिए, लेकिन आपके विचार उच्च होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता तन पे नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता, है ना। हाँ, चौराहे पे खड़े होकर आप जो है लोगों से सेक ही बखार रहे हैं, है ना। कहीं जाकर शादी में आप सेक ही बखार रहे हैं, है ना, और आपके तन पे कपड़े तक नहीं हैं। ठीक है, तो कम से कम पहले अपना ख्याल रखें, तब सेक ही बखार है ना। तो इसे कहते हैं झूठा दिखावा करना। क्या कहते हैं? झूठा दिखावा करना। सब पता चल जाता है लोगों को कि ये आदमी झूठ बोल लिया भैया। हाँ, झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। ठीक है, झूठा दिखावा करना। एक दुबला पतला आदमी एक आदमी को सलाह दे रहा, भाई साहब कुछ खाया पिया करो, दुनिया में जीना है तो कुछ खा पी लो। अबे तुम तो देख लो अपने आप को, डेढ़ हड्डी के, है ना। तो आप अपने आप को देखा नहीं, दूसरे को मशवरा दे रहे हैं, तो लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई साहब तुम बड़ा खाने पीने वाले हो, तुम अच्छा खर्च करते हो अपने ऊपर। ठीक है, चलिए, आम खाने या पेड़ गिनने। लोग अक्सर कह भी देते हैं कि एक बात बताओ, तुम आम खाने भैया या बाग में पेड़ गिनना आए हो? आम खाने या पेड़ गिनने हैं, क्या करना चाहते हो बताओ? तो हम कहते हैं जी हमें तो आम खाने, तो बस बैठ जाओ, को आम खा लो आराम से, है ना। पेड़ क्यों गिनने हो? कितने पेड़ हैं यहाँ पे? पेड़ से क्या मतलब है? इसका मतलब है जो काम करने के लिए आए हो वो काम करो, अपने काम से काम रखो जी। ठीक है, तो इसे कहते हैं, हाँ, फालतू की बातें ना करें, अपना काम से काम करें। तो
अपना काम से काम रखना, अपना काम से काम रखना, मतलब फालतू की बात ना करें, जो काम करना है उस काम को करें। आम खाना है वो आम खाओ, पेड़ मत गिनो, जो करना है वो करो, फालतू की बात मत करो। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं इसे, हाँ, कि देखिए फालतू की बात ना करें, अपना काम से काम रखें। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना। देखिए जब कोई लोग अच्छा या बुरा काम करते हैं तो जिन लोगों को ये यकीन नहीं होता कि उस आदमी ने गलत काम करा होगा, वो अचंभे में पड़ जाते हैं। अच्छा काम करो, लोगों को लगे कि ये तो अच्छा कर ही नहीं सकता और आप कर दें, जैसे आपकी नौकरी लग जाए, लोगों को लगता है अरे ये क्या नौकरी पे जाएगा, हमें पता कितना पढ़ा है ना। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहते हैं, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो लोग जो है दांतों तले उंगली दे लेंगे। इसका मतलब होता है चकित होना। क्या होता? चकित होना, आश्चर्यचकित होना। क्या कहते हैं? चकित होना या आश्चर्यचकित होना। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये हमने आपके 5 और मुहावरे कर लिए, तो मुहावरे हो गए आज हमारे 10। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ठीक है, तो जिसका जन्म बाद में हुआ, ये वाक्यांश है बेटा। मैं 5 वाक्यांश बताऊंगा आपको जिन्हें हम वन वर्ड भी कहते हैं। एक तो है हाँ अनुज, अनुज। एक होता है अग्रज, अग्रज। एक आता है बेटा, उसे कहते हैं सहोदर। एक कहते हैं अन्योदर, अन्योदर या परोदर। और एक आप लिख सकते हैं, हाँ, उसको कहते हैं बेटा, हाँ, उसे कहते हैं ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। उसे ज्येष्ठ कहते हैं, मतलब जेठ जिसको हम कहते हैं। तो देखो बड़ा शानदार सवाल है। अनुज, अनु मतलब पीछे, जय का मतलब जन्म, पीछे मतलब बाद। अनु मतलब होता है बेटा पीछे, जय का मतलब होता है जन्म। पीछे जन्म, पीछे मतलब बाद, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। तो जिसका जन्म बाद में हुआ है, बाद में हुआ है, जिसका जन्म बाद में हुआ है, उसे क्या कहते हैं बेटा? अनुज। जैसे देखो बेटा, जैसे भाई अनुज जिसका जन्म बाद में हुआ हो या हुआ है, एक ही बात है। अगर वो भाई है तो अनुज, और बहन है तो अनुजा। क्या कहेंगे? अनुजा। अग्र मतलब होता पहले, जय का मतलब जन्म, जिसका जन्म हमसे पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ है वो है अग्रज। क्या है? अग्रज। अग्र मतलब पहले, जय का मतलब जन्म। अगर वो बड़ा भाई है तो अग्रज, और अगर बड़ी बहन है तो अग्रजा। क्या आएगा? अग्रजा। आ लगा के स्त्रीलिंग बनाते हैं। सहोदर का मतलब होता है सगे, सहोदर का मतलब सगा। तो इसे कहते हैं एक ही कोख से जन्म लेने वाले, एक ही कोख से जन्म लेने वाले। अगर मान लो, हाँ, जिनका जन्म एक ही माँ से हुआ है, जिनका जन्म एक ही माँ से हुआ है, एक ही कोख से जन्म हुआ है, उन्हें कहते हैं हम सहोदर। सहोदर का अन्योदर लगाते हैं या परोदर। अन्योदर का मतलब भी वही होता है, अलग अलग कोख से जन्म लेने वाले। परोदर का मतलब भी होता है दूसरी कोख से जन्म लेने वाले। ठीक है, तो देखिए, हाँ, अलग अलग कोख से, अलग अलग कोख से जन्म लेने वाले। अलग अलग कोख से अगर जन्म लिया है तो उन्हें अन्योदर या परोदर कहते हैं बेटा। ज्येष्ठ कौन होता है? जो उम्र में बड़ा हो, उम्र में बड़ा, जो उम्र में बड़ा है वो कौन है? ज्येष्ठ है। उम्र में बड़ा ज्येष्ठ। ऐसी वो आएगा कनिष्ठ और वरिष्ठ, वो पद में छोटे और बड़े होते हैं। बताएंगे कोई ऐसा वर्ड आएगा तब उसके बाद। ठीक है,
तो ये 5 हो गए बेटा हमारे पास में क्या, बहुत अच्छे वाक्यांश, बहुत अच्छे वन वर्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। एक ही शब्द आना है। हाँ, कह रहे हैं डॉट डॉट का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। किसका प्रकोप उखाड़ देता है भाई? ठीक है, हाँ, जबकि डॉट डॉट का प्रकोप सब कुछ जला देता है। कौन जला देता है? तो जला देता है कौन? देखिए अनल, अनल कहते हैं आग को और अनिल कहते हैं हवा को। तो पहले में आएगा अनिल, अनिल मतलब हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि अनल मतलब आग का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो इसमें जो है कौन सा विकल्प आपको लगाना था? तो विकल्प आ जाएगा बेटा आपका सी। अब देखो इसमें क्या है, ये समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं, इनके उच्चारण समान होंगे लेकिन अर्थ इनका क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। तो मैं 5 आपको बताता हूँ इस तरीके से। देखो जैसे एक तो तुम्हारा यही आ गया अनिल, अनिल, और दूसरा हो गया अनल। देखो ये जो अनिल लिखा है हमने, इस अनिल का मतलब होता है हवा या वायु, और अनल का मतलब होता है बेटा आग। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा शब्द देखें बहुत अच्छा है, और वो लिखा हुआ है बेटा, हाँ देखिए लिखा हुआ है कलश और कुलिश। एक है कलश और दूसरा है कुलिश। कलश तो सब बच्चों को पता भी होगा। कलश जो होता है वो होता है बेटा घड़ा, कलश घड़ा होता है। और कुलिश जो होता है ना, हाँ, उसे कहते हैं वज्र। अब तुम कहोगे भैया वज्र क्या है? तुमने वज्रपात सुना है? अब कहोगे वज्रपात भी नहीं सुना। आकाशीय बिजली, आकाश की बिजली को हम वज्र कहते हैं। आकाश की जो बिजली होती है उसे वज्र कहते हैं। ठीक है, तो आकाश की बिजली कहीं गिरती है तो कहते हैं वज्रपात हो गया, वज्रपात। आपात गिरना, वज्र कहते हैं किसको? आकाशीय बिजली को। तो कुलिश जो है वो आकाशीय बिजली है, समझ लेना। एक तीसरा शब्द और लिखते हैं जो बहुत ही सुंदर शब्द है, पेपर में बहुत बार आता। एक आता है नीरज और एक होता है नीरुज। एक होता है नीरज और बेटा एक होता है नीरुज। ये जो नीरज है सबको पता होगा, ये नीरज जो है बेटा कमल का पर्यायवाची है, और नीरुज होता है रोग रहित। रोग रहित का मतलब जो बीमार नहीं है, निरोगा। भाई निरोगा किसे कहते हैं? जिसमें कोई रोग नहीं है। 3 हो गए। एक शब्द और मेंशन करें, और बेटा वो शब्द होता है, हाँ, उसे कहते हैं सकल शकल। एक सकल ये वाला होता है छोटे से ऐसा, और एक सकल बनता बड़े से ऐसा, है ना, सकल। देखो ये जो सकल है ना, कौन सा वाला सकल? ये वाला सकल मतलब संपूर्ण, पूरा। और ये जो सकल है ये होता अंश, हिस्सा या भाग। और एक होता शकल, शकल सूरत। आधा क्या आता से, आधा क्या ले, शक्ल सूरत। और देखो बेटा एक होता है और देखें जर, और एक होता है जरा। तो जर मतलब बूढ़ा भी होता है, आपने सुना होगा। जर मतलब दौलत भी होती है। तो जर जो है वो दौलत भी होती है। और बेटा जरा होता थोड़ा सा। सुना होगा लोगों को, कहते हुए लोगों को सुना होगा, भाई साहब जरा थोड़े से हट जाएं। तो जर और एक जरा। ठीक है, 5 हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे मैं लिखवाता हूँ हर बार। आप नोट कर लोगे, यही पेपर में आपको इस तरीके के देखने के लिए मिल जाएंगे बेटा। अगला सवाल चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जिसके पास न पहुंचा जा सके, इस वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन करें। लो भाई, जिसके पास नहीं पहुंच सकते आप उसे क्या कहते हैं? देखो अगम्य, अगाध, अगवानी, अगे। अगे मैंने पहले बताया था, अगे, अगे का मतलब होता है जो गाया ना जा सके। और अगम्य वो होता है जहां हम पहुंच नहीं सकते, जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? अगे कहते हैं। तो ये वाक्यांश आ गए हैं, 5 लिखते हैं बेटा और 5 बनाते हैं। इनमें से देखो, हाँ, एक लिखा हुआ है अगम्य, एक वाक्यांश है अगम्य। अगम्य का मतलब जहां ऐमाने नहीं, गम्य का मतलब जा सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है बेटा शाश्वत, शाश्वत।
तीसरा लिखा हुआ है बेटा एक शब्द है पार्थिव, जो मिट्टी का बना है, पृथ्वी का बना है। चौथा है कनिष्ठ, और बेटा पांचवा लिखा है देखो वरिष्ठ। पांच हो गए ना, मैंने कनिष्ठ और वरिष्ठ की बात बताई थी, यहीं लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगम्य का मतलब होता है बेटा जहां, हाँ, जिसके पास न पहुंचा जा सके, जिसके पास न पहुंचा जा सके, जिसके पास आप पहुंच नहीं सकते। जैसे हम सूरज के पास नहीं पहुंच सकते, अब सूरज से कह रहे हैं भाई साहब हमारा है, देखो ध्यान रखियो, पिंगलइयो उंगलइयो मत ना हमें। सूरज के अच्छा ठीक है आ जाओ, जाएंगे पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे, सूरज भस्म कर देगा, राख बना देगा। राख क्या सोच लो, एक कण उड़ा देगा हमारा, है। तो जिसके पास नहीं पहुंचा जा सकता या नहीं पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? अगम्य। शाश्वत मैंने पहले भी बताया था, देखो जो हमेशा रहेगा, जो हमेशा रहेगा, दुनिया में जो हमेशा रहेगा वो शाश्वत है। देखिए मैं बताऊं, काया माया दौलत शोहरत सब खत्म होनी है, ठीक है, कोई शाश्वत नहीं है, सबको खत्म होना है, सबको खत्म होना है। तारा अपनी अंतिम अवस्था में ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं, तारे तक जब सृष्टि के ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं, तो इंसान का वजूद क्या है? कुछ चीज़ शाश्वत नहीं है, सब चलायमान है, सब परिवर्तित है, ठीक है। पार्थिव का मतलब मैंने पहले बताया था, कहते हैं पार्थिव शरीर, मृत बॉडी को पार्थिव शरीर कहते हैं। इसका मतलब जो जिसका संबंध पृथ्वी से है, ये जो मिट्टी से बना है, तो जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, या यूं कह दो जो मिट्टी का बना है वो पार्थिव है। कनिष्ठ कौन होता है? कनिष्ठ जूनियर होता है ना, हाँ, जो पद आदि की दृष्टि से छोटा हो, जो पद आदि की दृष्टि से छोटा हो। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमारा छोटा भाई है तो हम उसे कनिष्ठ कह देंगे? कनिष्ठ नहीं, वो अनुज है हमारा, वहाँ अनुज का इस्तेमाल होगा। लेकिन ऑफिस में जो हमारा जूनियर है ना, उसे हम अनुज कह देंगे? नहीं, वो हमारा कनिष्ठ है। वरिष्ठ कौन होता है? जो पद आदि की दृष्टि से, जो पद आदि की दृष्टि से बड़ा हो, हमसे बड़ा हो। अच्छा, जो पद की दृष्टि से बड़ा है तो उसे हम क्या अग्रज कह सकते हैं? नहीं, उसे क्या कहेंगे? वरिष्ठ कहेंगे, वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है। तो बहुत सारे बहुत अच्छे मैंने आपको लिखवाए हैं, देखिए 5 है, पेपर में बहुत आते हैं भैया, तैयारी करते रहो। हाँ, विलोम शब्द एक जगह लिख दो, पर्यायवाची एक जगह लिखो, वन वर्ड एक जगह लिखो, डायरी बना लो, ऐसी मजबूत डायरी, फिर बताना कि भैया कौन सा क्वेश्चन छूटा, कोई भी ना छूटा, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिर उसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? रौनक को चोट लगने पर ... उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द के द्वारा कीजिए। रौनक को चोट लगने पर, हाँ, तात्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। तत्कालिक तो होता नहीं, तत्कालीन नहीं होता, तात्कालिक होता, क्या होता भाई? तत्कालिक होता, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, तात्कालिक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तात्कालिक मतलब तुरंत, तात्कालिक मतलब तुरंत। रौनक को चोट लगने पर तात्कालिक उपचार के लिए उसे कहाँ ले जाया गया? अस्पताल ले जाया गया। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा बेटा? डी, तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं व्यायामशाला क्या होता है? जहां हम एक्सरसाइज करते हैं। व्यायामशाला, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह स्थान जहां बैठकर चर्चा होती है। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं आप? वह स्थान जहां बैठकर चर्चा लोग करते हैं तो कहते हैं बैठक। क्या होती है? बैठक। जहां बैठकर चर्चा करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यायामशाला थोड़ी होती है, वहाँ कौन सी एक्सरसाइज हो रही है बैठक पे? वह स्थान जहां व्यायाम किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, जहां व्यायाम करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यायामशाला,
तो जहाँ जहाँ एक्सरसाइज लोग करते हैं उसे व्यायामशाला कहते हैं। वह स्थान है जहाँ न्याय किया जाता है। बताओ न्याय कहाँ किया जाता है? न्यायालय में। भाई न्यायालय में क्या किया जाता है? न्यायालय में क्या करते हैं? न्यायालय में न्याय होता है बेटा। वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है, जहाँ हवन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ हवन करते हैं उसे क्या कहते हैं? और इस सवाल को जवाब देखते हैं कितने बच्चे देंगे, ये आपको कमेंट करना है। कमेंट करिए, अपना कमेंट करके बताइए। एक छोड़ लिया हूँ मैं, देखता हूँ आपकी बुद्धि को, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं इस क्लास में। जहाँ वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? कमेंट करके अपना जवाब बताइए, ठीक है। चलिए छोड़ लिया हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक। अपने आप इसका जवाब देना है आपको। देखते हैं कितनी नॉलेज है आपको और आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने सचेत हैं। कह रहे हैं दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? महाशिवरात्रि के समय लोग जागते रहते हैं। इसमें से एक शब्द भरना है बेटा, एक शब्द भरना है। शब्द क्या आएगा? देखिए मैं आपको बात बताऊं, इनमें से लिखना है। इनमें से महाशिवरात्रि के समय लोग दिवारात्रि, दिन और रात की जगह लगाना है। दिन रात जागते हैं ना, तो यहाँ दिन रात तो नहीं लिखना है, इनमें से लिखना है। तो पेट भर जागते रहते हैं। अरे भैया कौन सा जागना हो गया पेट भर? निर्जल जागते रहते हैं। निर्जल तो गलत ही है फिर, है ना। दिन भर जागते रहते हैं, दिन भर तो मैं क्या देता, दिन भर जागते रहते हैं। एक बात तो बताओ, दिवा तो हो गया दिन, रात्रि है रात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दिन भर थोड़ी आएगा, रात कहाँ रह गया फिर? दिन भर जागते रहते हैं, ये गलत है। तो एक शब्द बचा, क्या है बोलो? देखो, है ना, अहर्निश। अहर्निश कितना अच्छा शब्द है, बहुत कम पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा शब्द। अब इस पे याद रख लो, अहर्निश किसे कहते हैं? अहर्निश किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट शब्द है, डिक्शनरी में भी ढूंढोगे तो शायद आपको ना मिले, ठीक है। अहर्निश का मतलब होता है दिन रात। अहर्निश का मतलब क्या होता है? दिन रात। अहर्निश का मतलब क्या होता है? दिन रात। याद रख लें, वेरी मोस्ट शब्द लिखवा दिया मैंने आगे के लिए भी, ठीक है। बहुत अच्छा शब्द है अहर्निश। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आता है 13। इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। इस वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अच्छा बताओ बेटा, इंदिरा गांधी तो फीमेल थी ना। अब जो इंदिरा गांधी फीमेल थी, तो इंदिरा गांधी चूंकि फीमेल थी, फीमेल के लिए राजनेता नहीं आता। राजनेता का उल्टा क्या होता है? बोलो, राजनेत्री। नेता का विलोम क्या होता है? नेता का विलोम होता है स्त्रीलिंग, क्या होता है? नेत्री। तो ऐसी राजनेता का क्या बनाओगे? राजनेता का फीमेल क्या बनेगा बेटा? राजनेता का फीमेल क्या बनेगा? तो राजनेता का फीमेल बनेगा राजनेत्री। राजनेता। ऐसी तुमने सुना होगा अभिनेता का फीमेल क्या बनता है बेटा? अभिनेता का फीमेल क्या बनता है? अभिनेत्री। अभिनेत्री। ये आपसे पूछ लेगा इनके स्त्रीलिंग भी, ठीक है। तो फिर इसमें इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी, राजनेता नहीं आएगा। राजनेता की जगह क्या आएगा बेटा? राजनेत्री थी, ठीक है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग के अनुसार ही शब्द आना है इस वाक्य में। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। सवाल नंबर चलते हैं हम। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। इस वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? कह रहे हैं कि आज हवा का वेग तीव्र था। अब वो कह रहे हैं कि जो तीव्र शब्द है ना, तीव्र के स्थान पर उसका विलोम शब्द वाला वाक्य बताना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ? आज हवा का वेग अत्यंत तेज है। अरे ये है तो तीव्री। आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है। आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। तो तीव्र का उल्टा क्या हो गया? मंद। मंद का इस्तेमाल करना, तो सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। आज हवा का वेग अत्यंत प्रखर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं आपको 5 विलोम शब्द बताता हूँ। ये तो हो गए बेटा शब्द, और ये हो गए उनके विलोम। एक शब्द आपके सामने
ये किताब वाला लिख रहे हैं, हम पेपर वाला ही तीव्र, है ना। तीव्र का मैंने अभी बताया क्या होता है, मंद। और देखो एक शब्द लिखेंगे संयोग। संयोग कहते हैं मिलन को, है ना। संयोग का विलोम बताना है बेटा। एक शब्द आता है आपके पास में स्थूल। स्थूल बहुत बड़ा, स्थूल बहुत बड़ा होता है, विशाल। ऐसे एक शब्द होता है विघटन। विघटन। और एक शब्द लिख रहे हैं हम विकास। विकास, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 5 हमने लिख लिए और इन 5 में जो है हमें बताना है सही विलोम शब्द। तो एक तो हमने लिख लिया तीव्र का मंत्र, है ना। संयोग का सब बच्चों को पता होता है, क्या होता है बेटा, वियोग। वियोग कहते हैं बिछड़ाव को। स्थूल बहुत बड़ा होता है तो उसका होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा। विघटन का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना, संगठन। विकास का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, उसका होता है बेटा ह्रास, ठीक है। तो ये हो गए अपने 5, नोट करते रहना। बहुत अच्छे सवाल हैं बेटा, क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेंगे, पुलिस में, जीडी में, तमाम जगह। जिनका जीवन कांटों में के साथ बीतता है वही ... की चुभन सह सकते हैं। इस वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। कांटे का पर्यायवाची बताना है आपको। तो बाण कहते हैं, नहीं जी बाण तो तीर का है। सर कहते हैं, सर भी तीर का। सूल कहते हैं, सूल माने होता कांटा। और डी में लिखा हुआ कील, है ना, तो कील नहीं कहते, सूल कहते हैं। तो इसमें सूल बनेगा कांटे का पर्यायवाची। देखो हाँ, कांटा होता ना, कांटा, कांटा का पर्यायवाची। तो बेटा कांटे का पर्यायवाची कौन कौन से कांटे के पर्यायवाची हैं, मैं जो भी आता हूँ उसके अच्छे अच्छे सब लिखवा देता हूँ आपको। कांटे का एक पर्यायवाची होता है बेटा सूल। कांटे का तत्सम आपने पढ़ा होगा कंटक। कहते नहीं आज मैंने कंटक काट दिया, कंटक खत्म कर दिया, कांटा निकाल दिया मतलब। कांटे का एक होता है बेटा खार। खार बहुत अच्छा शब्द है ना। हाँ, खार कहते हैं, खार का मतलब होता है बेटा कांटा। एक होता है अंकुड़ी। अंकुड़ी कांटे को कहते हैं बेटा। हाँ, एक होता है बाधा। भाई बताओ, कांटा बाधा ही तो है ना। रास्ते से बाधा हटा दी, कांटा हटा दिया। तो सूल, कंटक, खार, अंकुड़ी और बाधा ये महत्वपूर्ण है, देख लेना। तो सूल माने कांटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में कहा गया बेटा, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना ... अपराध है। बताओ कैसा अपराध है। 4 विकल्प है आपके सामने। दंडनीय है, दयनीय है, दंडनीय है, विफल है, शोचनीय है। खुद बताओ, मुझसे मत देखो पूछो क्या है, बताओ खुद बताओ क्या आंसर लगाओगे। बच्चों को बेचना, तस्करी करना कैसा अपराध माना जाएगा, तो वो दयनीय, उन पर दया की जाए, है ना। हाँ, कैसा है, दंडनीय। जो काम ऐसा करते हैं, बच्चों से भीख मंगवाते हैं, बच्चों को अगवा करते हैं, बच्चों को बेचते हैं, हाँ उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका अपराध क्या है, दंडनीय होता है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का दूसरा पार्ट। हाँ, इसी का दूसरा पार्ट ये है, देखो हाँ क्या लिखा गया है, देखो भैया इसमें कह रहे हैं दूसरे वाले में, सरकार द्वारा इस संबंध में ... बनाए गए हैं। सरकार ने इस संबंध में क्या बनाया है, तो सरकार ने इस संबंध में क्या बनाया बेटा, पुस्तकें बनाई हैं, समय बनाया, कानून बनाया, विचार बनाया। तो सरकार ने इस संबंध में क्या बनाए हैं, बोलो, कानून बनाए हैं। तो क्या आएगा बेटा इसमें, सरकार ने इस संबंध में क्या बनाए हैं बेटा, सरकार ने इस संबंध में कानून बनाए हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, देखो इसके बाद में, हाँ इसके बाद में कह रहे हैं बेटा, देखो इसके बाद में कह रहे हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन का, हाँ ... अन्य सरकारी संगठनों पर है। उनके क्रियान्वयन का क्या, उनके क्रियान्वयन का क्या अन्य संगठनों पर है, अभ्यस्त उत्तरदायी अहित संबंध। उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायी, जिम्मेदारी
किसके है? अन्य संगठनों के ऊपर है। तो इसमें आएगा क्या बेटा? उत्तरदायित्व। फिर क्या कह रहे हैं देखो, भारत में 5 से 15 वर्ष तक के डॉट डॉट, हाँ, मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। 5 से 15 वर्ष तक के बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ है। तो इसके बाद देखिए इसमें क्या आएगा भैया? हाँ, बाल मजदूरों की संख्या 1 करोड़ है, तो बाल कहते हैं छोटे बच्चों को, उसमें बाल आएगा बेटा। उसके बाद में देखिए क्या लिखा गया है, हाँ, उसके बाद में कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में डॉट डॉट होना होगा। क्या होना होगा? इस मामले को ध्यान में रखते हुए समाज में क्या होगा? देखो, हाँ, नियमित, निष्क्रिय, सक्रिय या व्यक्तिगत। तो क्या होना चाहिए? पूरे समाज को सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। सरकार के साथ साथ समाज को भी क्या होना पड़ेगा बेटा? एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है, हाँ, आज हमने कर लिए हैं पूरे 20 क्वेश्चन, जिनमें से बहुत अच्छे बनबट थे, बहुत अच्छे मुहावरे थे, बहुत अच्छे पर्यायवाची भी आए, विलोम शब्द भी आए हैं, है ना। मिक्सअप बहुत अच्छा मिला है आज हमें। ठीक है, और ये सभी सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो बेटा नोट्स बनाइए और इस क्लास को औरों तक शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट करिए, ठीक, और मेहनत से पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।